नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पर एजुकेशन पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज ही आपका 11 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीकेजीएस के पोर्शन से 25 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, इसका पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे। ठीक है, तो जब आपका 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो उसमें भारत के जो वाइसराय थे वो दूसरा आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो आपका 1947 थे, आपका 1948 तक इस पद पर बने रहे थे। इसके बाद आपके गवर्नर जनरल बने थे वो आपके श्री राजगोपालाचारी जी बने थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। या अंतिम पूछा जाए तो ये भी दोस्तों आपका श्री राजगोपालाचारी ही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो 1947 में आपका भारत के गवर्नर वाइसराय बन के आए थे और 1948 तक आपके इस पद पर रहे थे। ठीक है, इनके अंतर्गत आपका जून का जो थर्ड प्लान था 1947 में पारित हुआ था। रेड क्लिफ आयोग का आपका स्थापना हुआ था, जो कि आपका रेड क्लिफ जो रेखा है आप लोग को मालूम होगा किस किस देश के बीच है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत को जो स्वतंत्रता दिया गया था इन्हीं के शासनकाल में दिया गया था, इन्हीं के वाइसरायशिप में दिया गया था। इसके अलावा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो 1948 से 1950 तक आपका अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से ये पद को गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो आपका चुनाव कराया गया था 1951 में, आप लोग को मालूम होगा, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आपके पहले प्रधानमंत्री बन के आए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है आपका रिपीटेड ही आ रहा है, रिपीटेड नहीं भी आ रहा है, तो उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आज हम आपको एनालिसिस के दौरान बताएंगे कितने प्रश्न आपके रिपीटेड आए हैं या उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आज तक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज तक का क्या 14 सितंबर तक एग्जाम चलेगा, उस समय तक का पीडीएफ मिलेगा। जीकेजीएस के करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, मात्र 20 रुपये में। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी संपर्क कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्जाम का, उसके लिए आप एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल 2023 एमटीएस 2023 जो कि अभी चल रहा है, उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपका जीके जिसके प्रश्न शामिल रहेंगे, सभी प्रश्नों के साथ आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वही प्रक्रिया है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भेज दीजिएगा, ये जो चाहिए होगा एसएससी 2023 लिख के मैसेज कीजिएगा या एसएससी एमटीएस 2023 लिख के मैसेज कीजिएगा, तो आपको आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गुरु चरण सिंह है जो कि किस खेल से संबंधित है, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। जब आपका इनके बारे में आया था सना थोएबा शर्मा जी के बारे में, तब हमने आपको बताया था ठीक कि आपको जो पद्म श्री का जो अवार्ड है 2023 में कुल 91 लोगों को दिया गया है। कुल जो पद्म अवार्ड है वो आपका 106 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, तो उनमें से आपको मात्र हम 3 नाम आपको बताए थे कि इन 3 नामों को आप जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। ये 3 नाम आपके एसएससी सीएचएसएल में भी बारी बारी करके पूछे गए थे। ठीक है, वो 3 नाम कौन थे? एक नाम तो आपका गुरुचरण सिंह थे, जो कि आपके आज की सवाल बना था, जो कि आपके क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं, साथ में ये कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, कोच में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिलता है उनको भी ये मिल चुका है गुरुचरण सिंह को। इसके अलावा हमने आपको बताया था मार्शल आर्ट परिचय एचआरडी प्रसाद के बारे में। ठीक है, एचआरडी प्रसाद के बारे में भी आपका जो प्रश्न है पहले भी बन चुका है। और थांगता मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है, थांगता के प्रशिक्षक यानी कि कोच रह चुके हैं सनाय थोवा शर्मा, इनके बारे में भी आपसे पूछ दिया जा चुका है। तो दोनों के बारे में आपसे पूछ दिया जा चुका था, उनमें से एक आपका नाम बचा हुआ था गुरुचरण सिंह का, तो ये भी आपसे आज पूछ ही दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एनालिसिस का फायदा रहा, जो कि आप एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपके वहाँ भी पूछे गए थे बारी बारी से। ठीक है, तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड ही था, ये मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये प्रश्न तो आपका रिपीटेड क्या मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्पत्ति आपका तमिलनाडु का एक जिला है तंजावुर, वहाँ पर हुआ था। इसे आपका सादिर या दाष्ट्रियट्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपका बार बार बन चुका है। इसके अलावा ये देवदासियों महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जिन्होंने अपना जीवन मंदिरों में भगवान को समर्पित कर दिया था। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि
कौन से नाट्यशास्त्र कौन से आपके पुस्तक में मिलता है, तो भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र, वहीं पर दूसरी भरत मुनि का नृत्य का उत्पत्ति का उल्लेख है जो कि मिलता है। इसके अलावा भरतनाट्यम के सबसे प्रमुख जो नर्तक रह चुके हैं आपके रुक्मणी देवी अरुणले, जो कि आपके 8 तारीख को पूछा गया था। मृणाली साराभाई जो कि आपके विक्रम साराभाई जी की पत्नी है। विक्रम साराभाई एक आपकी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो कि अभी चंद्रयान जो आपका गया है, चंद्रयान, उसका जो लैंडर का नाम है उसका भी विक्रम साराभाई के नाम पर ही विक्रम रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, अड़ला मेरी वल्ली जी है, अनिता रत्नम जी हैं। ठीक है। ये सभी आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य में से आपका भरतनाट्यम एक है। इसके अलावा आपका केरल का है, एक आपका मोहिनीअट्टम है, इसके अलावा कथकली है। इसके अलावा असम की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सतरिया है। इसके अलावा बात करेंगे कथक कहाँ का है, ये फ्रेंड्स आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा आपका बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो ये फ्रेंड्स आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी है जो कि उड़ीसा का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। ठीक है। ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स आपको बता दें कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भारत का संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने नृत्यों को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान है, तो 9 शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है। एक जो छऊ है जो कि आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों में अलग अलग नामों से बनाया जाता है। ठीक है। वो उस नृत्य को भी आपका संस्कृति मंत्रालय है जो कि भारत का, वो आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे चुका है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य थे। ठीक है। तो बिरजू महाराज के शिष्य के बारे में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका शोभना नारायण जी आए थे, गुरु विपिन सिंह आए थे और पद्मा सुब्रमण्यम जी आए थे। ठीक है। तो आपके बिरजू महाराज पहली बात तो किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनका शिष्य भी होगा वो भी आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से होगा। 3 ऑप्शन तो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बच्चे के द्वारा बताए गए हैं। एक नाम आपका शोभना नारायण जी का था। ठीक है। इसके अलावा एक आपके गुरु विपिन सिंह का था, एक आपका पद्मा सुब्रमण्यम जी का था। ठीक है। तो इसमें से जो आपके शोभना नारायण है वही आपका सिर्फ कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा शोभना नारायण। ठीक है। इसके अलावा जो दो नाम दिया गया था गुरु विपिन सिंह का, ये दूसरा आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था, और पद्मा सुब्रमण्यम जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है कि ये आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शोभना नारायण हो जाएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। इनके 2 चाचा थे आपके लच्छू महाराज, शंभू महाराज। इन्हीं से जो बिरजू महाराज थे कथक शास्त्रीय नृत्य सीखे थे। बिरजू महाराज के पिता का नाम अक्षर महाराज था। इसके अलावा इनका जो मृत्यु है अभी हाल ही में 2022 में आपका 83 वर्ष की आयु में जनवरी माह में हो गया था। ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 63वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है पुरुष प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है किसे दिया गया है, तो पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड आपका अरिजीत सिंह को दिया गया है। राइट आंसर आपका अरिजीत सिंह हो जाएगा। अरिजीत सिंह ने बद्री की दुल्हनिया के गीत रोके ना रुके नैना के लिए 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक गायक का पुरस्कार है जो कि अपने नाम किया था। कौन कौन 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार है जो कि 2018 में दिया गया था, उनका सभी लिस्ट हमने आपके साथ PDF में बता दिया है। अभी हम लोग बस जो मुख्य है उसको देख लेते हैं, बाकी आप लोग इसको PDF में पढ़ लीजिएगा। देखिए जो मुख्य है आपका मुख्य पुरस्कार है आपके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर है उसका जो अवार्ड है किसे दिया गया है। ठीक है। तो दिया गया है दोस्तों आपका अश्वनी अय्यर तिवारी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड आपका दिया गया इरफान जी को। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड विद्या बालन को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आलोचक में दिया गया है अमित वी मसरूकर को। आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समीक्षक का दिया गया है जायरा वसीम जी को। इसके अलावा आपको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मेहर बीच को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक आपका दिया गया है अरिजीत सिंह को, और वही महिला में आपकी मेघना शर्मा जी को दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड प्रीतम को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माला सिंह को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका पुरुष में बप्पा लहरी जी को दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका बप्पा लहरी जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से यानी कि भारत में सूक्ष्म वित्त का जो नियामक है यानी कि विनियमित उसको कौन करता है, तो उसको विनियमित आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI करता है। ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म वित्त यानी होता क्या है, तो ये बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्ति या समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा है जिनकी वित्तीय सेवाएं तक कोई भी पहुंच नहीं है। ठीक है। इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN एक स्वायत्त नियामक संगठन है जिसको रेगुलेट आपको RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लीगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, केंद्र का विधायी अंग क्या कहलाता है, तो केंद्र का विधायी अंग दोस्तों आपका कहलाता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है।
संघ का विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है, संसद में आपका राष्ट्रपति और 2 सदन, ठीक है। एक आपका राज्यसभा जिसे कि राज्यों का परिषद कहा जाता है, एक आपका लोकसभा जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की बात करेंगे तो ये आपका ऊपरी सदन है, लोकसभा की बात करेंगे तो आपका निचली सदन है, ठीक है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, इसके सदस्य का विघटन होता है हर 6 साल पर। इसके अलावा लोकसभा की बात करेंगे तो इसका विघटन हर 5 साल पर होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर बैठक करनी होती है, यानी कि आपका जो बैठक है, यानी कि क्या कहिए मीटिंग कहिए, आपका 6 महीने के भीतर करना होता है। एक साल में मिनिमम आपका 2 बैठक होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहला जनजातीय जो खेल है आपका किस राज्य में हुआ था। तो पहला जनजातीय खेल की बात करेंगे तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। पिछला बार पूछा गया था कि पहला जनजातीय खेल किस वर्ष हुआ था, उसका राइट आंसर 2023 था। उसी में हमने बताया था कि ये खेल है जो कि आपका उड़ीसा में हुआ है, किसके किसके सहयोग से शुरू हुआ है, किसके किसके सहयोग से कराया गया है। तो आपका भारत का संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और KIT विश्वविद्यालय के सहयोग से आपका कराया गया था। कहाँ पर कराया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका कराया गया है, वो कराया गया है आपका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन है आपका किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि आपका कल ही परसों जो आपका एक प्रश्न बना था तमिलनाडु में जो चेन्नई स्क्वैश का चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भी आपका उद्घाटनकर्ता का नाम आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन है आपका उस समय के जो राज्यपाल थे यानी कि उड़ीसा के जो राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा किया गया था, एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और KIT और KISS के संस्थापक थे डॉक्टर अच्युत सामंत ने भाग लिया था। इसके अलावा ये जो खेल है आपका 9 जून 2023 के मध्य में आपका आयोजित हुआ है उड़ीसा में, ठीक है, जो कि आपका पहला ही जनजातीय खेल महोत्सव था, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, आयोजित आपका हुआ है 2 से 12 जून। मेजबान राज्य आपका उड़ीसा था, आयोजन स्थल आपका भुवनेश्वर था। पहले संस्करण में आपका 26 राज्यों के लगभग 5000 जनजातीय एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने भाग लिया था। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा KIT विश्वविद्यालय के सहयोग से आपका मेजबानी है जो कि कराया गया था। इसके अलावा इसके विजेता की बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में अलग अलग विजेता का घोषणा किया गया था, जिसमें खेल वॉलीबॉल में आपका कर्नाटक जीता है, महिला वर्ग में भी कर्नाटक जीती है। फुटबॉल की बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में उड़ीसा जीता है, महिला वर्ग में आपका छत्तीसगढ़। खो खो की बात करेंगे तो आपका उड़ीसा पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में उड़ीसा ही। और कबड्डी की बात करेंगे तो उड़ीसा पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में आपका कर्नाटक है जो कि जीता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 4 जो अनुच्छेद है आपका किस से संबंधित है, ठीक है। तो 1 से 4 जो अनुच्छेद है वो फ्रेंड्स आपका संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका संघ और उसके क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपके संविधान में आपके 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद है, लेकिन आपका जो अनुच्छेद का जो संख्या है संविधान में 395 ही है, 396 नहीं हुआ है। ये 448 आपका जैसे 19 का A, 19 का B, 19 का C, 21 का A करके उस तरह करके 448 है जो कि लिखा गया है। और आपका 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में, ठीक है। लेकिन जब आपका संविधान बना था उस समय आपका 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और आपका 8 अनुसूची ही था, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 आपका जो कि संघ उसके क्षेत्र से संबंधित है, उसमें जो अनुच्छेद 1 है वो फ्रेंड्स आपका कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जो कि अभी आप लोग देख भी रहे होंगे जो इंडिया का जो नाम है भारत का नाम इंडिया है जो कि किया जा रहा है, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि जो इंडिया है यानी कि भारत वो क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद आपका भाग है वो टोटल तो आपको 25 है, लेकिन टोटल 2500 भाग आपको याद रखने की क्या है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से भाग याद रखने की ज़रूरत है, तो भाग 1 से लेकर भाग 6 तक आप याद रख लीजिएगा। जैसा कि भाग 1 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 2 की बात करेंगे, भाग 2 में वो दोस्तों आपका 5 से 11 है जो कि आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। पार्ट 3 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित आपका ये भाग है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 में है। वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं, जब आपका संविधान बना था उस समय 7 था। संपत्ति का अधिकार को 40वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार अंडर सेक्शन 301 के अंतर्गत रख दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा भाग 4 की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। वहीं पर भाग 4A की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि क्या
मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 में है। भाग 5 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका यूनियन यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और भाग 6 की बात करेंगे जो कि स्टेट से संबंधित है, आपका 152 से 237 अनुच्छेद तक में वर्णित है। ठीक है, तो ये 6 जो भाग है आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2021 में संगीत नाटक एकेडमी जो पुरस्कार है वो दिया गया था। तो समा जो भाटे है वो फ्रेंड्स आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार थी, जिन्हें आपका 2021 में क्या दिया गया था, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है जो कि दिया गया था। ठीक है, समाबाई को आपका समाताई के नाम से भी जानते हैं। वो पुणे में अभी अपनी डांस एकेडमी नाडपू की कलात्मक निदेशक भी हैं और 2021 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड दिया गया था। वहीं पर कथक नृत्य के लिए 2020 में संगीत नाटक एकेडमी का जो अवार्ड है आपका कुमकुम धर को दिया गया था। ये भी आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की जो मेजबानी है किसने किया है। ठीक है, तो एशियाई जो बैडमिंटन शिप है 2023 उसका जो मेजबानी है वो दोस्तों आपका दुबई में किया गया है। दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के शेख रशीद बिन हमदन इंडोर हॉल में आयोजित हुआ है, जो कि एक आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो कि 25 से 30 अप्रैल तक आयोजित हुआ है। तो दुबई आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चैंपियंस की बात करेंगे तो पुरुष एकल का जो खिताब है आपका एंथोनी सिनुसिका ने जीता है। महिला एकल का खिताब आपका ताई सुंग यिंग ने जीता है। वहीं पर पुरुष एकल जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सात्विक साईराज ने और अंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने, जो कि आपके भारत के ही थे, उन्होंने जीता है। महिला युगल की बात करेंगे तो यूकी फुकुशिमा साइका हिरोट ने जीता है। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो जियांग जैंगमैंग व याक्सिन ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका हड़प्पा का दिया गया था, जो कि हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि आपका वर्तमान में कहाँ, वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहाँ जो एक पंजाब है, पंजाब आपका भारत में भी है और आपका पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब में आपका ये जो हड़प्पा स्थल है वो आपका स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपका जो पहला स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे तो देखिए, पहले तो इसका जो विस्तार है आपको वो देखना है कि जो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व कौन कौन सा आपका जो स्थल है। तो उत्तर में दोस्तों आपका एक मांडा, एक जगह का नाम है मांडा पुरातात्विक स्थल है जो कि चिनाब नदी के ऊपर है। वो दोस्तों आपका मांडा जो कि आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, को आपका उत्तर है। पश्चिम की बात करेंगे तो सुतकंदाडोर है जो कि दास नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। पूर्व में आपका आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में दोस्तों आपका क्या है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर तो क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग देख लेंगे क्या है दक्षिण में आपका। इसके अलावा प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं मांडा जो कि दोस्तों आपका सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, भगत राव, ठीक है, दक्षिण में दोस्तों आपका ये क्या है, भगत राव है। ठीक है, जो कि आपका तापी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जो हड़प्पा है वो फ्रेंड्स आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदारो ये भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में ही है। चहुंदरो ये भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में ही है। आपका अल्लादीने ये भी दोस्तों आपका पंजाब में ही है। सुतकेंदादोर ये भी दोस्तों आपका पंजाब में ही है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सितकोलादो ये भी बालाकोट जो कि सुरकोटदा। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो लोथल है वो फ्रेंड्स आपका गुजरात में है, जो कि भारत में पड़ता है। रंगपुर फ्रेंड्स आपका कहाँ है, आपका भारत में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आलमगीरपुर की बात करेंगे, राखीगढ़ी की बात करेंगे, जो कि दोस्तों आपका भारत में सबसे बड़ा स्थल पूरा हड़प्पा सभ्यता स्थल है, जो कि हरियाणा में। बनावली की बात करेंगे तो ये भी फ्रेंड्स आपका राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका राजस्थान में ही पड़ता है। धौलावीरा दोस्तों आपका गुजरात में। एक आपका रोपर है, ये भी दोस्तों आपका गुजरात में ही आपका भारत में ही पड़ता है। तो इतना स्थल तो दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा। आपका जो आज पूछा गया था हड़प्पा के बारे में, जो कि आपका वर्तमान में कहाँ है, तो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वेल्डिंग में कौन सा गैस है जो कि उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग की बात करेंगे तो वेल्डिंग में दोस्तों आपका दो गैस, यानी कि एक गैस का नाम है ऑक्सीजन, दूसरा गैस का नाम है एसिटिलीन। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में एसिटिलीन दिया गया था, लेकिन एसिटिलीन के ऑप्शन में भी एसिटिलीन का
दूसरा नाम दिया गया था। ठीक है, तो एसिटिलीन का जो दूसरा नाम है वो दोस्तों आपका इथेन है, तो इसका राइट आंसर आपका इथेन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एसिटिलीन या एथीन के सूत्र की बात करेंगे तो C2H2 इसका सूत्र है, एक हाइड्रोकार्बन और सबसे तरल एल्कीन रासायनिक यौगिक है। एसिटिलीन को नार्सिलियन या विनिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एक बहुत ही समान वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसके अलावा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैसों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली लौ वर्कपीस के धातु के पृष्ठों को जोड़ने के लिए विगलित कर देता है, जिसके कारण ये एक साथ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टील 1500 डिग्री से ऊपर के तापमान पर पिघलता है, इसलिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का उपयोग जो कि किया जाता है, क्योंकि एकमात्र गैस संयोजन है जिससे पर्याप्त गर्मी के साथ स्टील को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो फ्रेंड्स आपका किसने गाया है। ठीक है, तो ए मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो फ्रेंड्स आपका लता मंगेशकर जी ने गाया है। ठीक है, यह आपका एक देशभक्ति गीत था जिसे लिखा है कवि प्रदीप ने और आपको संगीत दिया है श्री रामचंद्र जी ने। ठीक है, ये गीत आपका 1962 का चीनी जो युद्ध है, चीन भारत युद्ध है, वो आपको मालूम होगा। तो चीन आक्रमण के शहीद हुए भारतीय सैनिकों समर्पित था। ये गीत तब मशहूर हुआ था जब लता मंगेशकर ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने है जो कि गाया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बचत खाता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बचत खाता का जो उद्देश्य है आपका जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना। ठीक है, खाता दो प्रकार का ही होता है, एक आपका बचत जो कि सेविंग अकाउंट, एक दोस्तों आपका करंट अकाउंट होता है जो कि चालू खाता होता है। ठीक है, तो चालू खाता पे दोस्तों आपका जो ब्याज है आपको नहीं मिलेगा, उल्टे आपसे काट लिया जाएगा। लेकिन बचत खाता जो कि सभी लोगों के पास होगा, आप लोग के पास भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खाताओं को खाते हैं जो ब्याज प्रदान करते हैं, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में उदाहरण के लिए एक चेक लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। ठीक है, जिसमें से एक ऑप्शन आपका नर्मदा का दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, नर्मदा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम है अमरकंटम के निकट में कालश्रेणी से होता है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होकर बहती है। और नर्मदा नदी की सहायक जो नदी है कोलार नदी है, शक्कर नदी है, दूधी नदी है, तवा नदी है और आपका हिरन नदी है। ठीक है, इस नदी पर प्रमुख जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं, एक आपका ताप्ती नदी है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मुल्ताई आरक्षित वन से निकलती है। यह आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। काकरापारा बांध, उकाई बांध, गिरना बांध इस नदी की प्रमुख आपका क्या है परियोजना है। अगला है माही नदी जो कि आपका पश्चिमी नदी है, पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। अगला है तवा नदी। तवा नदी की बात करेंगे तो ये भी आपका पश्चिम की ओर बहती है, एमपी के बैतूल की सतपुरा रेंज से निकलती है। ये नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका शरावती नदी जो कि आपका जोग जलप्रपात है जो कि आपका उसी पर निर्मित है। ये कर्नाटक राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ दोस्तों आपका पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है तो आपका नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के फर्स्ट सेट में पूछे गए थे जो कि आपका 100% एक्यूरेट क्वेश्चन था। ठीक है, इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न मिले जैसे कि आपका एक नॉलेज का दोस्तों आपसे पूछा गया था, ईरर पूछा गया था, एक नॉलेज का आपका ईरर क्या था। इसके अलावा भी और प्रश्न मिले हैं, उसको हम लोग पीडीएफ में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अभी जो समय है आपका साझा हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही 100% सटीक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।